प्रिय छात्रों नमस्कार। अब किताब की चौथी सवाल HCF 306 व 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 3 से 657 का ज्ञात करना है। आप लोग पढ़ चुके हैं कि पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर HCF इंटू LCM। तो ये फार्मूला हो गया, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर HCF गुणे LCM। अब देखिए बेटा लोग, अब इसमें दिया है पहला पद क्या है, कैसे जानोगे कहाँ दिया है। 306 दिया है पहला पद, 657 दूसरा पद, और इसका मस दिया है 9 और LCM इसका पूछ रहा है। तो पहले चूँकि पहला हल से यहाँ देखें, हल चूँकि पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर HCF गुणे LCM। HCF देखिए बेटा पेपर में दिया हुआ है, HCF 9 दिया है, पहला पद 306 दूसरा 657। तो LCM क्या होगा, ये गुणा में इधर जाएगा, क्या होगा भाग में। LCM लघुत्तम समापवर्तक बराबर, यहाँ देखिए 306 गुणते 657, इधर गुणा में था, इधर आया भाग में। आइए 9 से काटे, 9 सत्ते 63 और 9 त्रिक 27, 9 एकन्नम 9 कट गया। तो बचा कितना, 306 गुणे 73 बराबर LCM। अब दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 22,338 बराबर LCM। अब लिख दें अतः किसका बेटा, देखिए अतः LCM कौन का 306 व 657 बराबर कितना आया, 22,338। ये आंसर हो गया बेटा। देखिए बेटा, एक हम क्वेश्चन परीक्षा के लिए आपको दे रहे हैं। यह परीक्षा में बहुत आई हुई है, 2 नंबर की, लेकिन आपके किताब में नहीं है, थोड़ा देख लीजिए। सवाल कह रहा है 18 और 117 की HCF को 18m ऋण 117 के रूप में दर्शाया गया है। अर्थात इसका अर्थ है कि 18 और 117 का HCF कितना है, 18m माइनस 117। यम का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात कर लें, उसके बाद 18 और 117 का क्या निकाल लीजिए, LCM। देखिए यहाँ 18 का पहले खंड करिए, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 117 का खंड करिए, 3 त्रिकाई 9, 13 9 117। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, मस हो गया, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 त्रिकाई 9। अब हम प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा, ध्यान दे। प्रश्नानुसार मेरी सवाल क्या जाएगी भैया, देखो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार कितना HCF दिया है पेपर में। HCF दिया है 18m माइनस 117। HCF आया कितना, 9 बराबर 18m ऋण 117। यह माइनस है, माइनस बेटा इधर चला गया, क्या हो गया प्लस। तो 9 प्लस 117 बराबर 18m।
तो भाई 9 और 117 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 7 16 126 बराबर 18 यम। तो यम का मान कितना आया? 126 बटे 18। 18 सते 126, 18 के 18 कट गया तो क्या हुआ? यम बराबर 7। अब क्या कह रहा है? 18 और 17 का क्या निकालिए? 18 और 17 का क्या निकालिए बेटा कह रहा है? 18 और 17, 18 और 117 का एलसीएम। तो 18 बराबर और यहाँ 117। तो 18 का खंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 तिरिक 18। यहाँ 117 का 3 त्रिकाई 9 गुणे 13। अब हमें क्या पूछ रहा है? एलसीएम। एलसीएम माने लस बराबर। अब देखिए बेटा, एलसीएम निकालना है तो देखिए यहाँ लाओ सबको। तो पहले ऊपर वाला ले आओ, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो ये 3 लिख चुके हैं, ये भी 3 लिख चुके हैं, नहीं लिखे हैं तो 13। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 गुणते 13। अब आइए बेटा, 18 में 13 का हम गुणा देकर आपको बताते हैं कि कितना गुणा आ रहा है। वही क्या होगा? एलसीएम। छोटा कागज ले लें, 18 में 13 का गुणा कर दें। 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 1 के 3, 2 5, 18 91। यहाँ देखें, यहाँ पर 1 अट्ठे 8, 1 91, 4 8 5 13, 234। तो यहाँ क्या हो गया बेटा? 234। तो इसका क्या क्या मान पूछा था? यम का भी मान पूछा था। आपने यम का मान 7 निकाला और एलसीएम कितना आया? 234। देखिए 5वां सवाल किताब की कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 घाते n 0 पर समाप्त हो सकती है। यह कह रहा है 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो बेटा, आप जानते हो, हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या 0 पर, किस पर? 0 पर समाप्त होती है, वह 5 से, किससे? 5 से क्या होती है? 5 से पूर्णतया विभाज्य होती है। जैसे 50 है तो 50 में 5 का भाग दे देंगे तो क्या? देखो जैसे कि अगर मान लो कोई संख्या 20 है तो ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 चौका 20। पूर्णतया विभाजित के लिए 5 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 से हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। अब यहाँ देखिए बेटा, 6 को लिख सकते हो, खंड करिए 2 गुणते 3 के घाते n। इसको अलग अलग कर दो तो 2 के घाते n इंटू 3 के घाते n दोनों के तरफ लिख सकते हैं। तो आधारभूत प्रमेय के अनुसार 6 घाते n का गुणांक सिर्फ कितना होना चाहिए? कि इसका गुणांक क्या है? 2 और 3 है। 6 घाते 3 का गुणांक सिर्फ 2। देखिए 2 और 1 क्या है? 3 है।
तो आधारभूत प्रमेय के अनुसार 6 घाते n का गुणांक सिर्फ 2 और 3 है, तो 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक गुणांक 5 होना चाहिए, क्योंकि 0 पर समाप्त के लिए गुणांक में कितने का? 5 का होना ज़रूरी है। देखिए यह सवाल देखिए, खूब सीरियस देखिए। कह रहा है कि 2 के घाते n 6 के कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए यहाँ अगर मान लो इकाई पर 0 है, तो 0 है इकाई पर, जैसे 10, तो ये 5 दूनी 10। इकाई पर मान लो 20 है, तो 5 चौका 20। इकाई पर मान लो 30 है, तो 5 छक्का 30। 40 है तो 5 और 40। 50 है तो 5 दहा 50। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं जो प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। अब जो पेपर में दिया है 6 घाते n, इसको लिख सकते हो 2 गुणे 3 के घाते n, अर्थात 2 के घाते 3 गुणे n के 3 के घाते n, दोनों के पर घात चढ़ा देंगे। आधारभूत प्रमेय के अनुसार 6 के घाते n का गुणांक क्या है? 2 है और 3 है। 2 और 3 है। 6 के घाता n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए गुणांक में 5 का होना ज़रूरी है। 0 पर बेटा वही संख्या समाप्त होगी जिसका गुणांक 5 हो, लेकिन यहाँ गुणांक कितना है? 2 है और 3 है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। आइए अगली सवाल देखिए। उदाहरण 5 दिया है, संख्याओं 4 के घाते n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके 4 के घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो देखिए 4 का पहले खंड कर लोगे, 2 गुणे 2, तो 2 के घाते n 2 के घाते 2n कर देंगे। यह बेटा देखिए हमें गुणांक मिला 2, जबकि हमें गुणांक क्या चाहिए? गुणांक चाहिए हमें 5, तो यह समाप्त नहीं होगी। तो देखिए इसका लिखना बेटा, हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या 0 पर, किस पर बेटा? ऐसी सवाल लगा चुके हैं पहले। जो प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है वह किससे? 5 से क्या होती है? विभाज्य होती है। 5 से क्या होती है बेटा? विभाज्य होती है। 4 के घाते n को लिखो 2 गुणे 2 पूरे का घात n। अब देखिए बेटा यह 2 का स्क्वायर है। क्या है? 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कर दो, घात n कर दो। इसको और बढ़ा दो तो घात घात में आपस में गुणा हो जाता है। 2 के घाते 2n। आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? आधारभूत प्रमेय कहता है कि क्या कहता है? यह क्या है? 4 के घाते n का गुणांक सिर्फ कितना है? 2 है, सिर्फ 2 है। जब 2 है तो 4 के घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 पर समाप्त के लिए गुणांक में किसका होना ज़रूरी है? 5 का। क्योंकि 0 पर गुणांक के लिए गुणांक में किसका होना आवश्यक है बेटा? आप कहेंगे सर 5 का होना आवश्यक है। फिर से देखो बेटा,
अभी हम पढ़ा चुके हैं किताब की 5वीं सवाल कि उसमें था 6 के घातीय n था तो 2 गुणे 3 था, घातीय n 2 के घातीय n गुणे 3 के घातीय n कर दिया था। गुणांक उसका क्या था, 2 और 3 था। यहाँ देखिए 4 के घातीय n में हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। 4 के घातीय n बराबर 2 गुणे 2 के घातीय n बराबर 2 का स्क्वायर घातीय n, घात से घात में गुणा हो जाएगा 2 के घातीय n। आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 घातीय n का गुणांक सिर्फ कितना है, 2 है। 4 का घातीय n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 पर समाप्त के लिए गुणांक में किसका होना आवश्यक है, 5 का होना आवश्यक है। तो इतना ध्यान दें कि जब गुणांक में 5 आ जाए तब वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखिए 6वां सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए बेटा, अगर भाज्य कौन संख्या होगी जो 2 से पूर्णतया क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। तो आइए देखिए संख्या कितना है आपका। पहला सवाल में है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। देखिए बेटा, इसमें हम यहाँ से यहाँ तक 2 पद है, दोनों में 13 क्या है, कॉमन है। तो 13 हमने क्या ले लिया, कॉमन। जब 13 कॉमन ले लिया तो यह कट गया, यहाँ बचा 7 गुणे 11, यहाँ 13 एकन्नम 13 1 बचा। अब देखिए बेटा, यह 13 बाहर ही रहेगा कोष्ठक के, 11 सते 77, 13 एकन्नम 13। देखिए यहाँ क्या किया आपने, 13 क्या लिया, लघुत्तम। 13 क्या लिया, कॉमन लिया। जब 13 कॉमन लिया तो बचा क्या, 7 गुणे 11 बचा, 13 कट गया, 1 लिखें या न लिखें, धन 13, 13 में 13 का भाग गया, 1 बचा, 13 एकन्नम 13। तो ये हुआ 11 सते 77 धन 1। अब यहाँ देखिए अगला स्टेप, 13 77 और 1 क्या हो गया, 78 हो गया। अब आप देखें यहाँ पर 13 में 78 का जब गुणा किया तो आया 1014। 1014 में देखिए यह 2 से क्या है, विभाज्य है। जब 2 काटोगे तो देखो काटने पर होगा, 2 पंचे 10, 0 2 सते 14, 2 से पूर्णतया विभाजित है। अतः 1014 एक क्या है, भाज्य संख्या है। पहले कैसे किया, पहले जो संख्या दिया हुआ था 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 पद, यहाँ 1 पद, दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। 13 कॉमन ले लिया तो बचा 7 गुणे 11, 13 कट गया, यहाँ 13 एकन्नम 13। अब 11 सते 77 कर दिया, 13 कॉमन लिए ही थे, धन 1, 77 1 78, 13 में 78 का गुणा कर दिया, 1014 हो गया। 1014 2 से पूर्णतया विभाजित है, अतः 1014 एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है बेटा, भाज्य संख्या है। अब आइए इसका दूसरा, फिर कह रहा और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब देखिए दूसरी सवाल देखें, यहाँ पर और लेकर के 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब देखिए बेटा इसमें क्या कॉमन है, आप कहेंगे 5 कॉमन है, मैंने 5 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 धन 5 एकन्नम 5, यहाँ क्या बचा 1। यहाँ देखिए जब आपने 5 कॉमन लिया तो 5 कट गया, क्या बचा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1।
अब 5 एक का नम 5 एक कर दिया। अब देखिए बेटा, अब यहाँ 5, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसका गुणा होगा 1008 धन 1। तो ये क्या हो गया, 5 गुणते 1009, 1009। जब भाग देंगे तो ये हो गया बेटा 5045, 5045। यह संख्या बेटा क्या है, 5 से पूरा इकाई पर 5 है, तो यह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित है, अतः यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। यह संख्या 5 से क्या है, पूर्णतया विभाजित है, अतः 5045 एक भाज्य संख्या है। देखिए पुनः एक बार बताते हैं, उसका सवाल में दूसरा है और कह रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। तो देखिए इसमें 2 पद है, दोनों में क्या कॉमन है, 5। तो बचा कितना, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 एक के 5। अब इसका गुणा किया तो 1008 आया। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का गुणा किया, 1008 आया, 1 जोड़ दिया तो 1008 और 1 1009 हो गया। 5 से गुणा कर दिया, 5045 हो गया। 45 है, यह 5 से पूर्णतया विभाजित है, अतः यह संख्या एक क्या है, भाज्य संख्या है।